रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर वेल। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट एंड क्या क्या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, क्या क्या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे सीमेंट के। वी हैड डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर of the various constituents of the cement, that is लोस में है एम्स, हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, लाइकवाइज द लाइम, लाइकवाइज द यू कैन से एल्यूमिना, द आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीज एट एक्स्ट्रा सल्फर, एल्कालीज, कैल्शियम सल्फेट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किया था कि नहीं किया था डिस्कस? इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड, है ना? हाँ जी। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट का, उनका वेटेज कितना रहेगा। सल्फर मैंने पहले भी डिस्कस किया था। परसेंटेज आपकी 1 से 3% रहती है। सल्फर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंजेस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंजेस, thereby leads to its unsoundness। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि कैल्शियम और एल्यूमिना along with the magnesium and silica gives me calcium silicate aluminate। तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मेरी, let us suppose that initially the volume was V and after slaking the volume was V dash। Obviously it is very obvious that V dash will always be more than V value। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट द यू कैन से द बेसिक इंग्रेडिएंट दैट इज कॉल्ड एज द एल्कालीज। वो आपके सोडियम ऑक्साइड्स के हो सकते हैं, वो आपके पोटेशियम ऑक्साइड्स के हो सकते हैं। इनकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो परसेंटेज की रेंज रहती है वो 0.2% से 1% के बीच में रहता है। 0.2% टू 1% के बीच में आपका रहता है एल्कालीज का। बिकॉज आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीज, ये सारी चीजें तो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो एल्कालीज जो होते हैं ना, ये एक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, तो एफ्लोरेसेंस होता क्या है कि जब भी आप लोगों के एल्कालीज की अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होगा उस टाइम पर बेसिकली सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर हल्के हल्के डॉट्स आ जाएंगे। सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल मामूली मामूली महीन महीन डॉट्स आ जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि ईंट के केस में, एफ्लोरेसेंस ऑफ द ब्रिक्स के केस में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर हल्का हल्का सरफेस के ऊपर डॉट्स आ जाते हैं। टेस्टिंग कैसे करते हैं? वही ब्रिक को डुबा के रखते हैं और लगभग 3 डेज मतलब 72 आवर्स में आपका पानी के सरफेस के कारण आपका एफ्लोरेसेंस साल्ट्स, जो सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होना कहां पर? सरफेस के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज द एफ्लोरेसेंस, है ना? तो नेक्स्ट वन इज द एल्कालीज। हेडिंग डालेंगे आप लोग एल्कालीज। Na2O and K2O, that is the sodium oxide and the nitrogen, the potassium oxide. The percentage is very less, that is 0.2% to 1%, 0.2% to 1%. Alkalis basically are responsible for the efflorescence। मैंने बताया आपको alkalis are responsible for the efflorescence। तो जो स्टेन्स होंगी वो आ जाएंगे सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर यहां पर मेरा कोई भी कंक्रीट का हो सकता है, ब्रिक वर्क हो सकता है, कुछ भी, वहां पर आपके एफ्लोरेसेंस, वहां पर आपके सॉल्ट्स की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, सॉल्ट्स की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ओके, हाँ जी। जो एल्कालीज हैं ये एक काम और भी करते हैं, ये सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर देते, फास्ट कर देते हैं। एल्कालीज के साथ बेसिकली एक प्रकार से केमिकल्स तो हैं, तो रिएक्शंस जो होती हैं दैट आर एक्सपेंसिव टाइप ऑफ द रिएक्शंस, तो सीमेंट को या स्ट्रक्चर को ये तोड़ने लग जाते हैं अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एल्कालीज अंडरगोज द एक्सपेंसिव रिएक्शंस विद द एग्रीगेट्स thereby leading to its disintegration। ठीक है ना। एल्कालीज ऑल्सो एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट पेस्ट, सेटिंग टाइम को और सेटिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट को जल्दी कर देता है, जल्दी आपका कर देता है। हाँ जी, अब हम आगे बात करते हैं। जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ाए, लाइम, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम सल्फेट, एल्कालीज एटसेट्रा, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। जब ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं तो एक फ्यूज क्रिएट करती हैं। एक क्या करती हैं? एक फ्यूज क्रिएट करती हैं, और इनके फ्यूजन से जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द बोग्स कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द बोग्स कंपाउंड्स। Basically, it was introduced by the mathematician R.H. Bog. R.H. Bog compounds. R.H. Bog's compounds, है ना। तो जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए, इन इंग्रेडिएंट्स के कारण जब ये आपस में फ्यूज होते हैं, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं, जिसके रिजल्ट से आपके बोग्स कंपाउंड्स बनते हैं। 4 बोग्स कंपाउंड्स हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, C2S, C2A, C3S एंड C4AF। एक आसान भाषा में इसको याद रखने के लिए, जिसमें एल्यूमिनेट आ गया, एलाइट बोल लो, बेलाइट, सेलाइट एंड फेराइट। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेराइट, 4 आपके बोग्स कंपाउंड्स बन गए। ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा? When all the ingredients of the cement paste, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए, are intergrinded and burnt, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, leads to the formation of the complex chemical compounds। उन complex chemical compounds को I will denote और I will basically give the name as the Bogs compounds। तो अब ये Bogs compounds ही बेसिकली इनकी फॉर्मेशन ही डिसाइड करती है आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ, सीमेंट का सेटिंग टाइम, सीमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ अचीव की कि नहीं की, और अपने कंक्रीट ने अपनी स्ट्रेंथ को अचीव किया कि नहीं किया। ये सारी चीजें आपका कौन डिसाइड करता है जी? यही बोग्स कंपाउंड आपके डिसाइड करते हैं। यही बोग्स कंपाउंड्स आपके डिसाइड करते हैं। तो इन जनरल आपके जो ये बोग्स कंपाउंड्स होंगे, ये बेसिकली 4 होते हैं। ये बेसिकली आपके 4 होते हैं जो बोग्स कंपाउंड्स हैं। लाइकवाइज C3A, लाइकवाइज C4AF, लाइकवाइज C3S एंड लाइकवाइज C2S। ये टोटल हमारे 4 bogs compounds are there। ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राईकैल्शियम सिलिकेट एंड डाईकैल्शियम सिलिकेट एंड डाईकैल्शियम सिलिकेट। ये 4 bogs कंपाउंड्स आपके बनते हैं, और ये 4 जो bogs कंपाउंड्स हैं
यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिएक्शंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट में आप बोल सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रिलीज होगा, कितना टाइम चाहिए एट एक्स्ट्रा, है ना। ये सारी चीजें वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज बॉक्स कंपाउंड्स। कोई भी डाउट है यहां तक पूछिए, नहीं तो इतना नोट कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट टिल द टाइम यू कैन आस्क, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। नो डाउट शुड बी देयर। यहां तक आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलें आगे। इज इट ओवर? लिखा आप लोगों ने सबने? चलें आगे। हाँ जी, सबसे पहला आपका बॉक्स कंपाउंड इज द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट is also called as the cellite. Tricalcium aluminate is also called as the cellite. Number one is the tricalcium aluminate. Chemical formula is the 3CaOAl2O3. CaO into aluminum oxides. ठीक है, हाँ जी। इसकी जो फॉर्मेशन होती है बेटा वो आपकी होती है जी 4 से 14%। भाई टोटल परसेंटेज ऑफ ऑल द बॉक्स कंपाउंड्स शुड बी अप्रोक्सीमेटली 100%। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उनमें से इनका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 14% ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सही है। अब इसके आगे बात करते हैं। जनरली जैसे ही आपने सीमेंट में पानी मिलाया या फिर कंक्रीट में पानी मिलाया, पानी मिलाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपके बन जाते हैं। इट अंडरगोज द हाइड्रोसिन विद इन 24 आवर्स ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर इनटू द सीमेंट। तो जो आपकी स्टार्टिंग की सेटिंग होगी, इनिशियल सेटिंग एज वेल एज द फाइनल सेटिंग टाइम, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ जी? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल हुआ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। इसका मीनिंग क्या है जी? इसका मीनिंग है कि ये जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी सेटिंग आपकी होगी। मतलब कहने का कि फाइनल सेटिंग टाइम आपका उतना जल्दी अचीव होगा। तो फ्लैश सेटिंग का मतलब है जी इमीडिएट और द इंस्टेंट सेटिंग ऑफ द सीमेंट, है ना, जो कि एल्यूमिना के कारण होती है। और मैंने ये आपको पहले बता दी थी कि एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। बताया था कि नहीं बताया था? हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अपने नोट्स खोल के देखिएगा। ठीक, हाँ जी। तो अब ना आपने घर में जब सफेदी करवाई, आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, तो वो चूना था। जब आपने पानी मिलाया, सबसे ज्यादा बुलबुले कब हुए? जब आपने स्टार्टिंग में पानी मिलाया। सही है ना? स्टार्टिंग में आपने पानी मिलाया, एडिशन ऑफ द वाटर किया, एडिशन ऑफ द वाटर के अनुसार उसमें आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हो गया। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन को इवोल्व करने वाला, रिलीज करने वाला यही आपका कंपाउंड है। It produces the maximum heat of the hydration, thereby results in the loss of water added in the cement for the hydration. आप सीमेंट के अंदर पानी मिलाओगे, मिलाते ही 1 किलोग्राम सीमेंट लेना, पानी मिलाया, विद इन 1 आवर वो पानी आपको पता ही नहीं लगेगा कहां पर चला गया, बिकॉज जो सीमेंट के अंदर वाइड्स थे उस पानी आपका सारा वहां पर चला गया और सीमेंट आपकी सेटिंग होनी स्टार्ट हो गई है ना। तो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स ओवर द सरफेस। आपने देखा होगा सीमेंट के एक बाउल के अंदर आपने सीमेंट लिया,
सीमेंट लेने के बाद आपने उसमें पानी मिलाया, पानी मिलाते ही जैसे ही आप वहां से उस बाउल से आप जनरली उस क्या नाम बाउल से आपने पानी मिलाया, पानी मिलाते ही उसके अंदर ऊपर सरफेस पे आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, बिकॉज अभी सारे वाइड्स के अंदर पानी, सारे आपके बॉक्स कंपाउंड आपके नहीं बने हैं, है ना, ओवर द सरफेस ड्यूरिंग द सेटिंग प्रोसेस। मोर ओवर, तो अगर आप बेसिकली ये पार्टिकुलर मेटीरियल, ये पार्टिकुलर कंपाउंड बेसिकली स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करता है अगर ये फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए, और अगर इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होने का मीनिंग एक ही है कि एल्यूमिना का अमाउंट ज्यादा हो जाए। अगर एल्यूमिना का अमाउंट ज्यादा होगा तो फ्लैश सेटिंग होगी, फ्लैश सेटिंग होगी तो आपका क्रैक्स डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ आपकी कम होगी। यहां तक कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द इसी पार्टिकुलर बॉक्स कंपाउंड के बारे में। थोड़ा सा और बचा हुआ है, द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। चले आगे, हाँ जी। तो जो ये आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये सीमेंट को सल्फर के अटैक से बचाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंट ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ द सल्फर, सल्फर के अटैक से बचाता है। एक बात याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का, जो कि स्ट्रेंथ को बेसिकली स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तभी बोलते हैं कि वाटर मस्ट बी एडिड टू द कंक्रीट अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशो, ना कि ऐसे ही कितना ही पानी मिला दोगे। वर्केबिलिटी आसान हो जाती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है। सीमेंट पार्टिकुलर कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, वर्केबल बन जाता है, वो बात ठीक है। मिस्त्री लोग क्या करते हैं, लेबर लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट को जल्दी जल्दी खींचने के चक्कर में आपका उसमें पानी ज़्यादा मिला लेते हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज से कोई मतलब नहीं होता है, उनको ओनली वर्केबिलिटी से मतलब है। उनका जो आउटरन टास्क है, आउटरन टास्क का मतलब होता है कि एक दिन में एक लेबर कितना काम कर सकती है पर यूनिट, तो आउटरन टास्क को पूरा करने से मतलब उनको, और उनको कोई भी मतलब नहीं होता है। तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए कभी भी पानी को ज़्यादा मत मिलाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यों हार्मफुल इंग्रेडिएंट है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में? सिलिका तो होगी होगी, सी एस से वॉल्यूम बनी, तो यहां पर वी डैश वॉल्यूम है, यहां पर वी वॉल्यूम है। वी डैश की वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 230% ज्यादा होती है। वी डैश इज 227% ऑफ द वी वैल्यू। और ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के केस में फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द स्लेकिंग is found to be, option number 1 is approximately 100%, option number 2 is approximately 150%, option number 3 is approximately 200%, 230%, आंसर शुड बी द 230%। और हाँ, कई बार एग्जाम में अगर मान लो 230 का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप 250 तक भी जा सकते हैं, आप 250 तक भी जा सकते हैं। क्लियर, हाँ जी। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ बात करेंगे तो भी वॉल्यूम आपकी C3H से बनेगी, है ना। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तो आना ही आना है, तो वीडेस की वॉल्यूम, वीडेस की वैल्यू फिर आपकी वी वैल्यू से ज्यादा होगी, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली फाउंड टू बी 230% ऑफ द नेट और इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू द 230% ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, है ना। अब भैया क्या करना पड़ेगा, भाई फ्लैश सेटिंग तो हो रही थी, फ्लैश सेटिंग तो होने नहीं देना। फ्लैश सेटिंग क्यों नहीं होने देना, क्योंकि आपकी जो फ्लैश सेटिंग अगर रुक जाए, जो आपकी फ्लैश सेटिंग तो परमिट करनी ही नहीं है,
क्यों नहीं परमिट करना है? क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करवा देता है। वो आपका अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, है ना, तो अगर फ्लैश जल्दी सेटिंग होगी तो सरफेस के अंदर क्रैक आएंगे। फ्लैश सेटिंग रोकना है क्योंकि हम लोगों को वी हैव टू प्रिवेंट द सरफेस क्रैक्स, है ना। सरफेस क्रैक से बेसिकली स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है और यही चीज हम लोगों को वी हैव टू स्टॉप इट, वी हैव टू स्टॉप इट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है। ओके, हाँ जी। तो इन जनरल अब इसको करना क्या पड़ेगा? अभी मेन बात यह है कि फ्लैश सेटिंग को हाउ द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट कैन बी स्टॉप्ड। मेन क्वेश्चन इज दिस वन। तो आपका एक सीधा सा फंडा है, उसके अंदर ना जिप्सम मिला दीजिए। उसके अंदर क्या मिला दीजिए? आप जिप्सम मिला दीजिए, आपकी फ्लैश सेटिंग रुक जाएगी। फ्लैश सेटिंग रुक जाएगी तो बेसिकली वॉल्यूम चेंजेस रुक जाएंगे। वॉल्यूम चेंजेस रुकने के कारण आपका उसके साथ साथ आपके क्रैक्स रुक जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी क्या नाम है, स्ट्रेंथ जो है आपकी वो रिड्यूस होना बंद हो जाएगी। उसके साथ साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होना आपका बंद हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल इज जस्ट ओनली यू हैव टू ऐड द gypsum. You have to just only add the gypsum to neutralize the flash setting of the cement, to stop the flash setting of the cement. If any kind of the doubt is here, you can ask, otherwise अपन लोग आगे चलेंगे। ओके, हम लोगों को इनिशियल सेटिंग रोकनी है, ना कि फाइनल सेटिंग। जिप्सम जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो बॉग कंपाउंड बना है, उस बॉक्स कंपाउंड के ऊपर एक बेसिकली हल्की सी फिल्म चढ़ा लेगा। जिप्सम जो है वो एक फिल्म चढ़ा लेगा। उस फिल्म के कारण बेसिकली क्या होगा कि फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इनिशियल सेटिंग टाइम आपका उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फ्लैश सेटिंग नहीं हो पाएगी। ओके, हाँ जी। तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, कॉफी पिला देना गरम। हेलो हेलो सर, आपने जो बार जमा है वो देखना है, कितनी देर की क्लास है वो यूनिवर्स चेक करना पड़ेगा उसमें। कब तक आवाज नहीं आ रही है? दरवाजा बंद करो, वैसे चेक कर लो। हेलो हेलो, हाँ जी। तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी जो है वो रिड्यूस होने से बच जाएगी, बिकॉज फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके,
यहाँ पर हवा चली गई ना, थोड़ा पीछे करना। यहाँ पर हवा चली, जब वो आया उसके बाद गई है। यहाँ तक तो आवाज आ रही है। ये यहाँ पे अच्छा, वो आया था ना, यहाँ पे बंद किया। कोई बात नहीं, देखना कितना आगे चला गया, कोई बात नहीं होता। अब आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो। ठीक, ओके। सो जो वाटर्स के वेपर हैं, जो जिप्सम है, जो वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वेपर, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम, जो भी जिप्सम के छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनका जो वाटर होगा उसके वेपर्स या तो वेपराइज हो जाएंगे कंप्लीटली या तो पार्शियली, क्योंकि हल्का हल्का अपना अगर आप जिप्सम के लिए चढ़ाई है तो उसके वेपर्स को हटाना तो पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव द वेपर्स ऑफ दैट पार्टिकुलर जिप्सम। तो व्हेन वाटर इज एडेड इन द सीमेंट, it first reacts with the gypsum to fulfill the requirement. It first reacts with the gypsum to fulfill its water deficiency, during which it hardens. आपने जिप्सम लगाया, जिप्सम के ऊपर जिप्सम के वेपर्स जो है या फिर जिप्सम के जो क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स हैं उनको बैलेंस करवाने के लिए आपने वाटर डाला सीमेंट के अंदर। तो मतलब वाटर डालने का मतलब क्या है? वाटर डालने का मतलब ये है बेटा कि जब आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, मान लीजिए कॉलम है या मान लीजिए बीम है, मान लीजिए स्लैब है, सीमेंट डाला है, बिल्कुल डाला है, नेक्स्ट डे आप ट्राई करते हो तो पानी तो उसको मिला ना फिर भी। तो जब पानी मिलेगा नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स, जो आपने क्यूरिंग उसकी स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर आपका जो पानी गिरा, पहले तो वो जिप्सम के क्रिस्टल्स को हटाएगा, जिप्सम के क्रिस्टल को हटा देगा और फिर उसकी सेटिंग एंड गिव्स द इंप्रेशन ऑफ द फॉल्स सेटिंग ऑफ द सीमेंट विच कैन बी आइडेंटिफाइड एडिंग फर्दर मोर वाटर ऑफ द सीमेंट। पहले आपने पानी डाला, आपको यह लगेगा कि वो सीमेंट मेरी सेट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो सीमेंट आपकी सेट उस टाइम पर तक नहीं हुई है। सीमेंट की सेटिंग थोड़ा सा बाद में, आपकी फाइनल सेटिंग तो हो चुकी है 10 घंटे, लेकिन सीमेंट आपकी 28 दिन तक स्ट्रेंथ अचीव करती रहती है। ये बात पता है ना आपको? मान लीजिए कंक्रीट है, क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट तो है, तो 1 डे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 50% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसी के। 3 डे स्ट्रेंथ is approximately 67% of the characteristic strength. 7 day strength is approximately, or 1 day strength is very very less basically, is approximately in the range of the 35%, 50%, 67% of the FCK and 28 days strength, प्रोवाइडेड कंडीशन यही है कि इसको पानी मिलना चाहिए, 100% ऑफ FCK, 6 month strength, after 6 month that is 120%, 1.2 times of FCK, that is 120%, and 1.3 years के बाद क्रीप इफेक्ट के कारण वो वापस आपका डिक्रीज होता जाता है, वो वापस आपका डिक्रीज होता जाता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो ये सारी चीजें डिक्रीज होना या इंक्रीज होना कंप्लीटली निर्भर करता है जी बॉक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के ऊपर, कंप्लीटली निर्भर करता है जी बॉक्स कंपाउंड्स की
फॉर्मेशन के ऊपर। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट हियर अप टू दिस टाइम यू कैन आस्क, अदरवाइज नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का वॉक्स कंपाउंड है, दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, जनरली इट इज बेसिकली ऑल कॉल्ड एज द फेलाइट। फेलाइट है ना, जनरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेलाइट। तो हमने यहां पर ये देखिएगा, दिस वाज बेलाइट, this was elite, this was cellite, and this was the phelite। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ABCF, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, 4 बॉक्स कंपाउंड्स आपके होते हैं। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। 4 बॉक्स कंपाउंड्स आर देयर, 4 बॉक्स कंपाउंड्स आर देयर। ओके, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज कॉल्ड एज द टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, it is also called as the phelite. The chemical formula is basically 4CaO Al2O3 Fe2O3 Fe2O3। इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ द 20%, 10 to 20% इसकी रेंज रहती है। तो 10 से 18% टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का बेसिकली कंपोजिशन रहता है। तो अगर यहां पर अगर आप बात करेंगे, दिस वाज 4 to 14%, दिस इज 10 to 18%, दिस इज 10 to 18%, है ना। तो ये भी आपका 24 घंटे के अंदर अंदर ही इसकी फॉर्मेशन होती है। इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ द वाटर, है ना। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। ऑब्वियसली सेम चीज है, 24 आवर्स ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर इनटू द सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू C3A। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका फेलाइट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेलाइट, एज कंपेयर टू द सेलाइट। ओके, सेलाइट से रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट, और यू कैन से द हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू द C3A, है ना। तो वही बात है जी, अगर ये फ्लैश सेटिंग के लिए है तो ये सल्फर के लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ द सल्फर। बिल्कुल सेम बात रहेगी, है ना। इट इज ऑब्जर्व टू हैव वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंगस्ट ऑल द बॉक्स कंपाउंड्स। जितना रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लैश सेटिंग होगी, उतने ज्यादा क्रैक्स डेवलप होंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा, बिकॉज इसमें क्या मैंने ऊपर लिखवाया ना कि रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज्यादा है, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जल्दी क्रैक आएंगे, जल्दी स्ट्रेंथ आपकी कम होगी, जल्दी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो इसको सबसे गंदा माना जाता है एज कंपेयर टू द इवन एज कंपेयर टू द C3A, है ना। अभी तक के दोनों कंपाउंड्स में से
वर्स्ट कॉम्बिनेशन इज द C4AF का एज कंपेयर टू द C3A। ओके, हाँ जी। इट हैज नो इंजीनियरिंग यूज बिकॉज इसकी कोई प्रॉपर्टी, बेसिकली ये किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। C4AF जैसे कि वहां पर 227% वॉल्यूम थी, यहां पर अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम हो जाती है जी 300% के आसपास, है ना। C4AF को अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट या फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट किसी के साथ भी अगर आप सिलिकिंग करवाएंगे तो यू विल फाइंड द C4ASI and its volume is approximately 300% more than the original volume, 300% more than the original volume, है ना। Attack of sulfur on C4AF is comparatively less than C3A due to the presence of the iron। अब ऑब्वियस बात है, अगर आयरन प्रेजेंट है इसके अंदर, क्योंकि वहां पर आयरन प्रेजेंट नहीं था, वहां पर केवल एल्यूमिनेट प्रेजेंट था, C3A था ना, यहां पर C4AF है, तो मतलब कहने का कि यहां पर आयरन भी प्रेजेंट है फेराइट की फॉर्म में, है ना। तो Fe2O3 है ना, तो अगर आयरन प्रेजेंट है तो सल्फर का अटैक इस पे बेसिकली कम होता है एज कंपेयर टू द C3। इतना नोट कीजिए, कोई आगे डाउट है पूछ लीजिए। दिस वाज अबाउट द C4AF। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। चलें आगे। हाँ जी, यहां पर हम बात करते हैं एलाइट की, तो इसकी परसेंटेज काफी ज्यादा रहेगी 35 से 65, और बेलाइट की 15 से 35। तो अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, सॉरी फेलाइट एंड सेलाइट, चार आपके बेसिकली बॉक्स कंपाउंड का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका बन जाएगा। बॉक्स कंपाउंड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका बन जाएगा। ओके, हाँ जी, कोई भी डाउट पूछ लीजिए। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स कंपाउंड इज द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एक डाई कैल्शियम सिलिकेट बच गया, एक आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था, एक टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट था। सारी प्रॉपर्टीज दो की हमने, दो बॉक्स कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया है ना। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये एक हफ्ते के अंदर, और कई बार ये 2 हफ्ते भी ले लेता है, undergoes the complete hydration after addition of the water। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को C3S having the highest contribution to the strength of the cement, having the highest contribution to the strength of the cement, 45 से 65%, called as the elite, also called as the elite। chemical formula is 3CaO into SiO2, 3CaO into SiO2। तो जो एलाइट है, अगर इसका कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 50% कंट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली इसका जो कंट्रीब्यूशन है अगर ये 50% से ज्यादा है या 50% तक है, तो भैया ये स्ट्रेंथ में, प्रॉपर्टीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्ट्रेंथ में या प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना। इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन ए वीक और 2 वीक आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर इनटू द सीमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली स्ट्रेंथ। जो 7 days स्ट्रेंथ है, लाइकवाइज 67%,
उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए, उस स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रहता है वो कौन रहता है बेटा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, हाँ जी। इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड तो प्रोपोर्शन ऑफ C3S इज इंक्रीज्ड। ऑब्वियस बात है, C3S का प्रोपोर्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। अब C3S की प्रोपोर्शन या फिर C3S की परसेंटेज को इंक्रीज करवाने के लिए आपको सिलिका का अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा, आपको सिलिका का अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा अलोंग विद द लाइन, अलोंग विद द लाइन। कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी। तो अगर अर्ली स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो PQC रोड होते हैं, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, रिजिड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, PQC रोड्स। PQC रोड्स की कंस्ट्रक्शन में अर्ली स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। वहां पर अपन क्या करते हैं? ज्यूट बैग को यूज करते हैं, है ना, गन्नी बैग्स को यूज करते हैं कि बिछा देते हैं कि पानी का अटैक हमेशा उसके ऊपर रहे, सच दैट कि वो क्यूरिंग हमेशा उसको मिलती रहे और अर्ली स्ट्रेंथ आपकी अचीव कर ले। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, PEB स्ट्रक्चर्स। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट होता है। मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। दिस इज TCC। मैं बात नहीं कर रहा हूं SCC की। SCC इज द सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, TCC इज द टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट। टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट। रात को किया जाता है, आइस क्यूब्स भी डाले जाते हैं, है ना, और बाकी सिलिका फ्यूम्स वगैरह भी सब डलती हैं। M80 ग्रेड जनरली आपका, M80 ग्रेड में जनरली ये चीजें सीयर वाल की कंस्ट्रक्शन या फिर पडलिंग में, सीयर वाल या फिर पडलिंग आप बोल सकते हैं। पडलिंग बेसिकली रिचर मिक्स होता है, पडलिंग बेसिकली रिचर मिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कॉलम है, ऊपर ड्रॉप पैनल है, आपकी स्लैब है, स्लैब का कॉस्ट ग्रेड मान लीजिए M30 है और आपका कॉलम का ग्रेड मान लीजिए M40 है, M50 ग्रेड है, तो वहां पर पडलिंग देनी पड़ेगी मान लीजिए M80 ग्रेड की या फिर M30 ग्रेड की, रिचर मिक्स, सॉरी M80 ग्रेड की, M50 ग्रेड की, मतलब उसका ग्रेड आपका स्लैब के ग्रेड से ज्यादा रहता है। 600 का ऑफसेट लिया जाता है, 600 का ऑफसेट दोनों तरफ लिया जाता है। कीजिए इतना नोट, आगे चलते हैं। कोई डाउट है पूछ लीजिए।
अब ऐसी सिचुएशन और कहां बन सकती है जी कि हम लोग को जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करनी पड़े। आजकल एक शटरिंग का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द माई वन शटरिंग, है ना। ओल्ड डेज में या फिर आज भी ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करूं तो सब स्ट्रक्चर पोर्शन लाइक वाइज द बेसमेंट्स, राफ्ट, ग्रेड स्लैब, स्टिच स्लैब, स्टिल्ट फ्लोर में अगर मैं बात करता हूं तो कन्वेंशनल स्ट्रिंग ही यूज होती है, क्योंकि वहां पर चेंजेस ज्यादा होते हैं। आपका टावर एरिया या नॉन टावर एरिया में वही मान लीजिए एसटीपी, यूजीटी, डीजी रूम या फिर आपका पंप रूम, ट्रांसफॉर्मर रूम बन जाते हैं। हाउएवर टावर एरिया में टिपिकल फ्लोर्स होते हैं, कोर एरिया भी हो सकता है उसमें। तो जब टावर एरिया में बात करेंगे तो जब टिपिकल पे कंस्ट्रक्शन आ जाएगी ना, चाहे वो 50 मंजिल की बिल्डिंग में क्यों ना हो, उसमें रिफ्यूज फ्लोर तो होंगे फॉर द वेरियस सर्विसेज, बीच में पानी की टंकी वगैरह के लिए। मान लीजिए कोई 40 मंजिल की बिल्डिंग है तो 18वें फ्लोर पे दे दिया, 25वें पे दे दिया, 36वें फ्लोर पे दे दिया रिफ्यूज फ्लोर्स। ऊपर आपकी टेरेस होती है, मशीन रूम होते हैं, डीजी रूम होते हैं, एक्स्ट्रा। तो भैया वहां पर टिपिकल के लिए हम लोगों को बेसिकली माई वन शटरिंग को फॉलो करना पड़ता है स्पीडी कंस्ट्रक्शंस के लिए, है ना। तो स्पीडी कंस्ट्रक्शन where formwork is to be used for the speedy construction. Example is the my1 shuttering. Example is my1 शटरिंग। मैं कन्वेंशनल शटरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द माई वन शटरिंग। आपको एक लेक्चर दूंगा, डोंट वरी, माई वन शटरिंग के ऊपर पूरा पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, खंडक्री टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो भैया जहां पर आपको अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी रिक्वायरमेंट हो, वहां पर यू हैव टू फॉलो और यू हैव टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन कंपोजिशन ऑफ C3S। आगे चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी, ये बेसिकली सबसे अच्छा माना जाता है सीमेंटीशियस प्रॉपर्टी अमंगेस्ट ऑल द बॉक्स कंपाउंड्स। बेसिकली एक एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रोस्ट एक्शन। फ्रीजिंग, थॉइंग, फ्रीजिंग, डिफ्रीजिंग, फ्रीजिंग, डिफ्रीजिंग। उस एक्शन को बेसिकली बोलते हैं थॉइंग एक्शन। जो हमारा डिफ्रीजिंग एक्शन होगा दैट इज द थॉइंग एक्शन। तो बेसिकली रेजिस्टेंस दिखाता है ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द फ्रोस्ट एक्शन, दैट इज द फ्रीजिंग एंड थॉइंग और द मेल्टिंग। तो भैया जब फ्रीजिंग होगी, थॉइंग होगी, फ्रीजिंग होगी, थॉइंग होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन पे। धीरे 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 रिलीज होती है और यहां पर एक जेल बन जाती है, दैट इज द CSH जेल। अगर मैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि मेरा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा और नेक्स्ट मेरा बॉक कंपाउंड रहेगा, या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में अगर पानी मिलाऊंगा तो आई विल ऑब्जर्व ए जेल, दैट जेल इज कॉल्ड एज द CSH जेल।
इस जेल को कई बार थ्रोम्बोरमाइट और टोबरमाइट जेल भी बोल देते हैं। थ्रोम्बोरमाइट और थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल और द टोबरमाइट जेल, थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल, थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल और टोबरमाइट जेल। This gel is sometimes called as the thrombohydrate gel or the tobermite gel, है ना। ये जेल के कारण ही सीमेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देती है किसी भी पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को, किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को, है ना। तो CSH जेल, CSH जेल, C stands for the cementitious, S stands for the silica, H stands for hydrate। सीमेंट सिलिकेट हाइड्रेट जेल और सीमेंट सिलिका हाइड्रेट जेल, सीमेंट सिलिका हाइड्रेट जेल। This CSH is nothing, that is cement silica hydrate gel. Okay. Cementitious compound possessing the binding properties must have CSH gel, and CSH gel is formed basically due to the C3S, that is the tricalcium silicate, that is the halide, having the maximum percentage, maximum contribution, that is 45 to 65%, 45 to 65%. नाउ आइएगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं CSH जेल की। कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोहाइड्राइट जेल और टोबरमोराइट जेल, टोबरमोराइट जेल। ओके, टोबरमोराइट जेल बोलते हैं और कई बार हम लोग इसको थ्रोम्बोहाइड्राइट जेल भी बोल देते हैं। अब यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? CaOH ट्वाइस released during the hydration reduces the tendency of the corrosion in the reinforcement। मैंने आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ाया था CaOH ट्वाइस के कारण जो पाइप के अंदर ट्यूबरकुलेशन, पाइप्स के अंदर ट्यूबरकुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। वो क्या हो जाता है जी? रुक जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ट्यूबरकुलेशन होने का मीनिंग एक सिंपल है। ट्यूबरकुलेशन होने का एक सिंपल मीनिंग है बेसिकली कोरोजन इन द स्टील पाइप्स, कोरोजन इन द स्टील पाइप्स। कोई भी यहां तक डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ जी, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द डाइकैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2। chemical formula is C2S, also called as बेलाइट। 15 से 35%। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे, एलाइट, बेलाइट, फेलाइट, सेलाइट is the decreasing order of in the percentage form, in the composition form, or you can say the basically you can say proportion form, decreasing order of the Box compounds। decreasing order of the Box कंपाउंड्स। ओके, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।
नाउ डाई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज C2S, बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन वही 28 दिन से लेकर के 1 साल 1.5 साल तक रिलीज होती रहती है. इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन ईयर और सो आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर. धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ अचीव करता जाता है. क्रीप इफेक्ट तो सुना होगा. तो क्रीप इफेक्ट बेसिकली परमानेंट क्रीप एंड द टेम्परेरी क्रीप इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिक लोडिंग और द डायनेमिक लोडिंग, डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिक लोडिंग और द डायनेमिक लोडिंग. गेटिंग माय पॉइंट आउट? हाँ जी. इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन ए ईयर और सो आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर इनटू द सीमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ. अल्टीमेट स्ट्रेंथ कब होगी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक टेबल बनाया. कौन सा टेबल था? ये टेबल था. क्या इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ 6 महीने के बाद हो रही है? बिल्कुल हो रही है. हो रही है ना. अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंच रहा है. किस वैल्यू को अचीव कर रहा है जी? अल्टीमेट वैल्यू को अचीव कर पा रहा है. यील्डिंग वैल्यू से अल्टीमेट वैल्यू पे आना एंड आफ्टर दैट कमर टूट जाना. आफ्टर दैट उसकी गर्दन टूट जाना. नेकिंग फॉर्मेशन इज देयर. विच फॉर्मेशन इज देयर? नेकिंग फॉर्मेशन इज देयर. स्ट्रेन softening region is there. Up to the ultimate point, strain hardening region is there. After the ultimate point, as the strength reduces, as the time passes, due to the dynamic loading or the static loading, it may be any kind of the loading. तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, strain softening region is there. Which region is there? Strain softening region is there. Necking region is there. Means after achieving the maximum value of the strength, strength reduces as the time passes. Strength reduces as the time passes. तो यहां पर बेटा अपन वही बात कर रहे हैं. यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं जी? अपन वही बात कर रहे हैं कि it increases the resistance of the cement against the attack of the chemicals and the acids. ऊपर देखिए, is responsible for the ultimate or the progressive strength of the cement. क्लियर हो गया? हाँ जी. ये काफी देर के बाद बनता है, काफी समय के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है इस पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए. तो इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ये एक बाधा प्रोड्यूस करता है. इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ द एल्कालीज, एसिड्स एक्सेट्रा, केमिकल्स और एसिड्स. तो जब केमिकल्स एसिड्स नहीं होंगे, आज ही स्टार्टिंग में पढ़ाया कि एल्कालीज की वजह से, एसिड्स की वजह से आपका अनसाउंडनेस हो जाती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो पड़े रहेंगे, वॉल्यूम चेंजेस आएंगे, क्रैक्स की फॉर्मेशन होगी, क्रैक्स की फॉर्मेशन के कारण आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी. इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, मतलब आज स्ट्रेंथ इतनी इज नॉट मैटर्स. लाइकवाइज इन द केस ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्लॉक वर्क और द ब्रिक वर्क starts generally after casting of all the elements, all the structural members, likewise the column, likewise the shear wall, likewise the beams, likewise the slab, etc. तो बेटा जब वो ब्लॉक वर्क होना है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में तो टाइम लगेगा ना, तो जब ब्लॉक वर्क बाद में होना है तो स्ट्रेंथ अचीव होती रहेगी. प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. Proportion of C2S is increased, and that is only increased by proper curing up to 28 days time period. Up to 28 days time period. Okay. Example is the hydraulic structures such as the dams, weirs, barrages, bridges, etc. आज मैंने डैम बनाया,
ब्रिज बनाया, कलवर्ट बनाया, वियर बनाया, नोच बनाया, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जो इसमें ब्लॉक वर्क आना है बाद में, तो वहां पर आपको बाद में स्ट्रेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल इज भाखड़ा रंगल डैम, टेहरी डैम, बहुत सारे डैम्स हैं। तो वहां पर वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ लेटर ऑन मोर एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ एट दिस पार्टिकुलर टाइम, है ना। इस टाइम के कंपैरिजन में वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ लेटर ऑन। सो वहां पर हम लोगों को C2S का प्रोपोर्शन को वी हैव टू इंक्रीज। हियर ऑल्सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केस, C2S plus water gives me the formation of the CSH gel, calcium silicate hydrate gel, thrombohydride gel, or the tobermoride gel, along with the generation of calcium hydroxides, which basically you can say acts as a resistance against the corrosion in the pipes, है ना। तो likewise this, it has been found that basically CaOH twice यहां पर आपका प्रोड्यूस होता है। इट हैज बीन फाउंड दैट बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन HOH फाउंड दैट, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाइड्रेशन ऑफ द CTS प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली लोअर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH देन C3S। ऑब्वियसली C3S का जो प्रोपोर्शन था वो ज्यादा भी तो था, वो ज्यादा था तो CaOH ट्वाइस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यहां पर कम है तो कम प्रोड्यूस होगा। ये कॉमन बात है यार, ये तो सही है ना। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सोल्यूबल होता है वाटर में, तो लीचिंग प्रोसेस हो जाएगा, लीच आउट, मेकिंग द कंक्रीट पोरस पार्टिकुलरली इन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, thereby reduces the durability of the concrete। क्या बोल रहा है कि CaOH ट्वाइस तो पानी में घुलनशील होता है, इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कंक्रीट को क्या बना देगा, ये पोरस बना देगा, मतलब उसके अंदर पानी मरने लग जाएगा, और वो काम हमें करना नहीं है। पानी मरने का मतलब क्या, पानी सीप होने लग जाएगा। अगर पानी सीप होने लग गया तो क्या होगा, अंदर से फाउंडेशन को कमजोर कर देगा, है ना। CaOH ट्वाइस ऑल्सो रिएक्ट्स विद द सल्फेट, ये बात तो श्योर है, प्रेजेंट इन द वाटर, बिकॉज इसमें आयरन तो है नहीं ना। फॉर्मेशन ऑफ द CaSO4 कैल्शियम सल्फेट्स विच फर्दर रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय अटैकिंग C3A एंड C4AF। वहां पर सल्फेट का अटैक होगा, सल्फेट के अटैक को बेसिकली वो रोकते हैं, C3A एंड C4AF आपका रोकते हैं, प्रोड्यूसेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फेट अटैक, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फेट अटैक। ओके, तो इसका कुछ ना कुछ तो आपका बेसिकली फायदा होता होगा। नुकसान तो आपने गिना दिए कि भी सल्फेट प्रोड्यूस कर देगा तो वहां पर C4AF को C3A को जाके बाधित करेगा, लीचिंग आउट, और लीच बेसिकली ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस करेगा। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, नहीं तो फिर C2S का C3S का कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो बेसिकली पीएच को मेंटेन करता है ये CaOH ट्वाइस, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली पीएच को मेंटेन करता है। पीएच को मेंटेन करने से बेसिकली यू कैन से रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरोजन हो जाता है, वो कोरोजन नहीं लगने देता है, कोरोजन नहीं लगने देता है ना। अब यहां पर बेसिकली लीचिंग आई, एक वर्ड है ना लीचिंग, लीचिंग लगभग 20 से 30% होती है इन द केस ऑफ द OPC। लीचिंग जो है 20 से 30% इन OPC, है ना। हाउएवर आपकी बेसिकली परसेंटेज ऑफ C3S के आधार पर CaOH ट्वाइस का अमाउंट आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है ना। आपका अमाउंट जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ये पॉइंट बाद में देखेंगे। द ओनली एडवांटेज ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज
इट मेक्स द पीएच ऑफ द कंक्रीट अराउंड 13 आएगा तो बेसिकली आपका बेसिक्स में जा रहा है, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरोजन। बता दी बात, लीचिंग ऑफ CuH ट्वाइस इज अबाउट 20 to 30% इन द OPC, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट तो घटा देगा। तो परसेंटेज ऑफ C3S इज रिड्यूस्ड एंड C2S इज इंक्रीज्ड, क्योंकि C2S की परसेंटेज अगर आप इंक्रीज करेंगे तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ भी मिलेगा। अर्ली स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एंड CuOH ट्वाइस का अमाउंट भी कम प्रोड्यूस होगा। अगर वो कम प्रोड्यूस होगा तो लीचिंग इफेक्ट घट जाएगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ जाएगी, पीएच तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो देख रहे हैं ना, पीएच तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सल्फेट अटैक को बेसिकली कम हो जाएगा क्योंकि उसका अमाउंट आपका बेसिकली कम बनेगा। तो परसेंटेज ऑफ C3S इज रिड्यूस्ड एंड C2S इज इंक्रीज्ड फॉर द सीमेंट टू बी यूज्ड इन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ओके, हाँ जी। रेट ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट इज रेगुलेटेड बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट आपको अगर बढ़ाना है तो सिलिका का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, Al2O3 और Fe2O3 को घटाना पड़ेगा। तो इस रेशियो को सिलिका विद रिस्पेक्ट टू द एल्यूमिना एंड द फेराइट और द यू कैन से आयरन ऑक्साइड्स, दिस रेशियो you must have a very good control over this ratio for adjusting the basically you can say setting time of the cement। अब अगर मैं बात करूं काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड द रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा गंदा कौन होता है? C4AF, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। सही है ना, ये बता दिया मैंने साथ के साथ। बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? C3S, उसके बाद C2S, सबसे कम C4AF, सबसे ज्यादा उसके बाद आपका C3A। ये था जी आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये था आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, तो चलिए आज की क्लास में अपने इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आज की क्लास को ब्रीफ कर देता हूं, इफ आई एम गिविंग द ब्रीफ आइडिया अबाउट टुडेज क्लास, तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एल्कालीज, उसके बाद हमने बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया। दिस वाज C3A, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जेल बनती है एटेक्स्ट्रा। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द C4AF, सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है C3S एंड द C2S। दिस इज C2S, है ना, क्या उसकी बेसिकली रेट ऑफ बाइंडिंग आती है एटेक्स्ट्रा। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग विद कैरियर विल। थैंक यू।